हेलो माय डियर लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास +2 का सैम्पल पेपर को आज सॉल्व करेंगे, जो टोटल कितने मार्क का होगा, 35 मार्क का होगा। तो इसके लिए जो टाइम है अलाउड है वो 1 आवर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज दैट, कि सबसे जो इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फीचर है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का। क्लास +2 में जो फर्स्ट चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है। इसके आपने आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड्स भी किए होंगे। तो हमारे पास इसके जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, A B C D, तो इसका जो आंसर होगा A होगा। सो इसका जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो कौन सा है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, कि इसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट कॉपीज बना सकते हैं जो बिल्कुल किसके साथ सिमिलर होगी, पेरेंट के साथ सिमिलर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन वाटर हायासिंथ अकर बाय। तो जो वाटर हायासिंथ का प्लांट है उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मेथड है, कौन सी मेथड से ये राइज होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जो इसका आंसर आएगा ऑफसेट आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन, द pollen grain are well preserved as fossils because of the presence of, जो pollen grains हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। किसकी वजह से, उसके अंदर कौन सी चीज ऐसी प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर अवर में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पोरोपोलैनिन। इसकी वजह से इसको हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, spiny and sticky pollen grains and large attractively colored flowers are associated with, कि जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलर्ड फ्लावर होते हैं तो डेफिनेटली जितने भी स्पोर्स बर्ड्स होंगे या मॉथ हो गया, बटरफ्लाईज होएगा, उसको प्रॉपर वे में इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉलिनेशन होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर हमारे पास 4 दी गई हैं ऑप्शंस। तो डेफिनेटली आपके साथ जहां पर आपको दिया गया पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, तो इसमें जो पॉलिनेशन होगी वो कौन सी होगी, यस, बी ऑप्शन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा जो मेन वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, द सेल्स ऑफ एंडोडर्म हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स। सपोज जो एंडोस्पर्म का सेल है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 24 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इसमें जो नंबर होगा क्रोमोसोम का गैमेट्स में कितना होगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। कौन सी है, A B C and D। ए में 8, फिर 16, 23 एंड 32। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आंसर होएगा वो ऑप्शन ए होगी, 8, दिस वन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, द ट्रू एम्ब्रो डिवेल्प एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, जो ट्रू एम्ब्रो है वह कैसे डिवेल्प होता है, किसकी फ्यूजन से डिवेल्प होता है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन होना चाहिए, एग सेल एंड मेल गमीट। एक यहाँ पर क्या होएगा, एक्सेल होएगा, दूसरे वाला कौन सा होएगा, मेल गमीट होएगा, जिसको फ्यूज कराने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की होती है। तो नेक्स्ट वन है सेवंथ क्वेश्चन। जो सेवंथ क्वेश्चन है लिखा है, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following steps would not be relevant। तो हमारे पास जो इसकी जो ऑप्शंस है क्या दी गई है, A B C D। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, C, इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इमस्कुलेशन क्या होता है, यस, रिमूवल ऑफ एंथर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल पार्ट, ठीक है जी। कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, इमस्कुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं या बोल सकते हैं जो एंथर है, मेल पार्ट है फ्लावर का, उसको हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग फीमेल पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वन है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग। तो स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है इन पेनिट्रेटिंग द एग, एग में एंटर होने के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, एलोजोम, टेल, ऑटोजोम, तो एक्रोजोम। ये आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी,
एक्रोसोम होना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन है 9th क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पर क्या दिया गया कि डायग्राम गिवन है यहाँ पर, तो लेबल की लिखा है गिवन पार्ट्स लेबल ए बी सी। तो ए जो है उसका नेमिंग क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो यहाँ पर ऑप्शंस भी दी गई हैं, एक्रोसोम, नेक, टेल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है कि सबसे पहले तो टेल तो नहीं होगी ना, एक्रोसोम के बाद अगेन नेक्स्ट नेक नहीं होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सबसे पहला जो पार्ट है, जो आप बहुत बार इसकी रिवीजन करते हो, डायग्राम को ड्रॉ करते हो, सब बच्चों को पता होगा जो फर्स्ट पार्ट है वो तो डेफिनेटली क्या होएगा, एक्रोसोम ही होगा। तो उसके बाद हम क्या लर्न करते हैं कि जो ये वाला पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, नेक होगा, एंड लास्ट में कौन सी होगी चीज, टेल होगी। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो ए ऑप्शन होगी, एक्रोसोम, नेक एंड टेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज डैश अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर। जो स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसकी वजह से जो टेस्टिस प्रॉपर वे में फंक्शन परफॉर्म करे, तो कितना होना चाहिए। ठीक है, डैश अराउंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो मेल पर्सन होते हैं उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर से। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन होगी, 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 10th क्वेश्चन में बी ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ध्यान से इसको लर्न करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। इन दिस स्टेज कौन सी स्टेज होगी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन सब बच्चों को पता है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है कि पार्चुरेशन मींस एक्सपेलिंग आउट ऑफ यंग वन। कि गेस्टेशन पीरियड के बाद 280 डेज के बाद डिलीवरी के प्रेगनेंसी के बाद जो हमारे पास जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, पार्चुरेशन। तो आपने पार्चुरेशन की भी फर्दर स्टेजेस की गई होंगी। तो इस स्टेज में क्या होएगा, 11th क्वेश्चन में जो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो लास्ट वाली स्टेज क्या होती है, जो प्लेसेंटा होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। प्लेसेंटा मीन्स द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग। तो 12th क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, जो 12th क्वेश्चन है, ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। ओवुलेशन होता क्या है, ओवुलेशन मीन रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी। जो ओवुलेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग रिलीज होता है, तो कौन से हार्मोन की वजह से ये बाहर आता है, एग बाहर आता है। तो 12th जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है थर्ड, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन की वजह से ओवुलेशन प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज मेंशन बिलो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज आपने की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीजेस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। कि इन 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इन चारों में से ऐसी कौन सी डिसीज है जो सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती। तो हमारे पास इसका आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन, एड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इन केस ऑफ अनफर्टाइल कपल मेल हैज अ वेरी लो स्पर्म काउंट in ejaculation but female has a normal functioning reproductive organs and can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है इन जैसे कपल्स को, जिसकी वजह से वो फर्टाइल होन यंग वन को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका डेफिनेटली आंसर कौन सा होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यहाँ पर जो मेल में भी प्रॉब्लम है, वो उसका जो स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, लेकिन जो फीमेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर इन केसेस में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। ठीक है, स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द फीमेल।
तो 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पॉपुलेशन विल, जब क्या होएगा, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होएगा लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो डिक्रीज होएगा, तो क्या सिचुएशन आएगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं 15 क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 16 क्वेश्चन क्या है, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB एंड वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, दिस इज बिकॉज ऑफ, कोई पर्सन है उसका जीनोटाइप क्या है, ये वाला है, ठीक है, एंड उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होएगा, AB होएगा। व्हाई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर 5th किया है, मेंडल का चैप्टर किया, सारे क्रॉसेस किए गए होंगे वहां पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगी वो कौन सी आएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आएगी। तो जो हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन क्या है, अ क्रॉस बिटवीन द टू tall plant resulted in offspring having few dwarf plant, what would be the genotype of both of the parents। तो इसमें जो जीनोटाइप दोनों पेरेंट्स का क्या होएगा, 17 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द, तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने चैप्टर 5th में किया था, मेंडल्स का लॉ किया था, तो एक अच्छा है, गुड है, वाई, फॉर द जीन्स जो है सिचुएटेड, तो ऐसे जो सपोज यहाँ पर जो जीन्स है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आंसर है उसकी जो ऑप्शन है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरिज अ नॉर्मल विजन मेल, जो कलर ब्लाइंड वाली वुमन है उसकी जो मैरिज हो रही है किसके साथ हो रही है, नॉर्मल मेल के साथ हो रही है, तो इन केसेस में जो ऑफरिंग होंगे वो कौन से होंगे, 4 ऑप्शंस है, तो हमारे पास जो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, डॉटर्स कौन सी आएंगी, कैरियर्स आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द additional copy of chromosome 21, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तो जैसे जितनी बार भी, जैसे सपोज 2012 में मैंने जब ज्वाइन किया था एज अ टीचिंग प्रोफेशन में, तो बच्चे यहाँ पर तब तक देख लो कि 9 इयर्स हो गए, 9 इयर्स में मैंने बहुत बार ये वाला क्वेश्चन देखा है एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो 1 मार्क का आ रहा है, 2 मार्क का आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, इसकी जो ऑप्शन आपको पता ही है कि मिल गई होगी, तो इसका जो आंसर होएगा वो कौन सा होएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपने किया है तो वहां पर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो कौन सा जो क्रोमोसोम नंबर है एडिशनल कॉपी का, जो जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम। तो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कौन सा है, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द, जो न्यूक्लियोसाइड है वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियोटाइड से, व्हाई, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज नहीं होती, जो हमारा 21 क्वेश्चन है, तो उसके आंसर जो आएगा वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, sickle cell anemia result from a single base substitution in a gene, thus it is the example of, तो जो सिकल सेल अनीमिया वो किसकी वजह से होती है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन जीन से, तो इसमें जो हमारे पास जो एग्जांपल आएगी 22 क्वेश्चन में, फर्स्ट आएगी ए पॉइंट म्यूटेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, तो आपने ये जो 23rd क्वेश्चन में एक डायग्राम आ रहा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर ABC की जो ऑप्शंस बतानी है, ठीक है, तो डायग्राम देखकर सभी बच्चे पहचान गए होंगे ये किसका डायग्राम है, आपने न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का, आपने जो चैप्टर 6th है उसमें ये वाले आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो इन डायग्राम में आपने ABC की जो है वो बताना है कि ABC क्या है। तो 23rd क्वेश्चन में जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, टेम्पलेट स्टैंड, डिसकॉन्टिन्यू सिंथेसिस, कॉन्टिन्यू सिंथेसिस, जो ए है ये वाला, ये कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, और ये जो बी वाली ऑप्शन है हमारे पास, अब ये यहाँ पर देखो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूसली राइज हो रही है, इसमें जो डीएनए का स्टैंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बी वाला ही होगी वो कौन सी होगी, डिसकॉन्टिन्यू सिंथेसिस होगी, एंड जो सी वाली है वो कौन सी यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होगी, कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन क्या होगी ए। तो 24th क्वेश्चन, इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% ऑफ साइटोसिन, अगर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर 30% साइटोसिन होएगा, तो
देखेंगे जो एडेनाइन की परसेंटेज है डीएनए में वो कितनी होगी। तो 24th क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगी 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ये वाली वैल्यू आएगी, द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी। अगर यहाँ पर जो कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो उसके जो नाइट्रोजन बेस है ये है, तो डेफिनेटली क्या होएगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट में जो इसके जो सीक्वेंसेस है वो कौन से आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है 25th क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ए आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है जी। तो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल हो, एवोल्यूशन का चैप्टर है। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में जो ये एक टर्म है वो किसके अंदर इसकी जो एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा ए ही आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने इसका टॉपिक किया गया होगा ना, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में जो मिलेनिन वाली पिगमेंट आपने देखी होगी, तो इसके मौत के बारे में आपने जो पढ़ा होगा वो किसके अंदर जो एग्जाम्पल आ रही है, नेचुरल सिलेक्शन की एग्जाम्पल है। 27th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दी गई हैं, एवोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर आएगा यस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। तो 28 क्वेश्चन में ऑप्शंस कौन सी हैं, 4। इसका जो आंसर आएगा 500 मिलियन ईयर्स आएगा इसका आंसर। तो 29th क्वेश्चन, द फोर लिम्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म शो द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम्स दिए गए होंगे। ठीक है, हमने बताना है कि इसमें कौन सी जो है, 4 ऑप्शन दिए गए, ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस ऑर्गन्स या पैलेंटोलॉजिकल्स होंगे या एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास, आप ध्यान से इस डायग्राम को देख सकते हो। ठीक है जी, एवोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो 29th क्वेश्चन में जो इसका जो आंसर होएगा यस, ध्यान से देखकर आपने जो ऑप्शन बतानी है यस सही, तो इसका जो आंसर होएगा वो कौन सा होएगा, ए ऑप्शन होएगा होमोलोगस ऑर्गन्स। तो 30th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, द करेक्टर दैट प्रूव्स द फ्रॉग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द फिशीज। तो इसमें जो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 के 4 ऑप्शंस में इसका जो आंसर कौन सा आएगा आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो ध्यान से, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो जब आपने प्रॉपर रीड कर लिया, यस बहुत सारे बच्चों का जो आंसर होगा वो क्या होएगा, डी ऑप्शन होएगा। ठीक है, दैट दे आर फीडिंग ऑन एक्वाटिक प्लांट्स। तो 31st क्वेश्चन, जो 31st क्वेश्चन है वो कौन सा है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीजेस ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, IgG, IgA, IgD एंड IgE। तो 31st क्वेश्चन में 4 के 4 ऑप्शंस में जो हमारा आंसर आएगा यस कौन सा आएगा, बी ऑप्शन IgA। तो 32 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में ये वाला क्वेश्चन आया, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय। तो जब मैंने ये वाले चैप्टर्स की डिसीजेस की वीडियोस बनाई थी, तब भी मैंने बोला था कि रिंग वॉर्म डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप बोल सकते हो आपके ये वाले फाइनल एग्जाम्स हो, टर्म 1 के हो, ठीक है, या आपके एंट्रेंस टेस्ट में हो, कोई भी एग्जाम हो, एज वेल एज इन योर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में भी इसकी जो स्लाइड आपको आएगी ही आएगी। तो बहुत बार बच्चे ये प्रैक्टिकल में भी, एक्सपेरिमेंट्स में भी ये वाला जो क्वेश्चन आता है, तो आपने स्लाइड को आइडेंटिफाई करना, उसके फीचर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर भी टर्म 1 में आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिंग वॉर्म है इन ह्यूमन बींग्स में, किसकी वजह से ये कॉज होती है, किसकी वजह से ये वाली डिसीज होती है ह्यूमन बींग्स में। 4 ऑप्शन है आपके पास, यस सभी बच्चों को पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 32 क्वेश्चन का वो कौन सा है, ट्राइकोफाइटन। इसकी वजह से ये ह्यूमन बींग्स में रिंग वॉर्म की डिसीज होती है। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। इन 4 ऑप्शंस में बताना है हमने कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जो ऑर्गन है वो जो लिम्फोइड टिश्यूज नहीं है। तो 33 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पैनक्रियास एंड थाइमस। तो इसमें जो हमारा आंसर होएगा वो कौन सा होएगा, पैनक्रियास, जो कि लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। तो 34 क्वेश्चन क्या है, अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 to 4 days इन मलेरियल फीवर। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में इसके अंदर जो हमारी जो सही ऑप्शन है वो कौन सी है, हेमोसाइन। तो बच्चे ध्यान से आपने टर्म 1 के जो हम सैंपल पेपर को कर रहे हैं, ध्यान से आपने रिवाइज करना है।
क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बोल सकते हैं नीट में या एंट्रेंस टेस्ट में, आपने बीएससी नर्सिंग का आपने जो एंट्रेंस देना होगा या फार्मेसी का हो गया, कुछ भी हो गया बच्चे, उनमें से ये वाले जो क्वेश्चंस आप टर्म वन में कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला। तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है, अ पर्सन नेम्ड हरीश कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑन डेली बेसिस। एक पर्सन है उसका नेम हरीश है, वो डेली अल्कोहल यूज करता है एंड ही इज डायग्नोस्ड विद सिरोसिस, उसको सिरोसिस की प्रॉब्लम होगी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल बी मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है सबसे ज्यादा जो उसके बॉडी पार्ट में, किस बॉडी पार्ट में ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए लीवर। लीवर को सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करेगा। तो ये है हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है जी, सैंपल पेपर वन जो है, तो टाइमिंग क्या होगी, यस 1 आवर की। तो मैक्सिमम कितने मार्क का होगा, ये 35 मार्क का होगा। तो बच्चे ये आपने ध्यान से करना है, आपने रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।